हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि एटीपी क्या होता है एंड हाउ डज एटीपी जनरेट एनर्जी। ठीक है। और अगर हमें एनर्जी स्टोर करना है तो वो किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, दैट वाज एटीपी। ठीक है। आज हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन में और हम ये देखेंगे सबसे पहले कि प्लांट्स कैसे गैस को एक्सचेंज करते हैं। तो लुक ओवर हियर, प्लांट्स में क्या रहता है, गैसियस एक्सचेंज का जो मेन प्रोसेस रहता है दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है। अब डिफ्यूजन कैसे होता है, तो जो सेल्स रहते हैं, सेल्स के बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेस रहती है। ओके, इसको मैंने आईसीएस लिखा है। तो दिस इंट्रासेल्यूलर स्पेस व्हाट इट डज कि एयर फ्लो सेल्स के बीच मेंटेन रहे, ये इंश्योर करती है। तो आपके खूब सारे सेल्स हैं एंड दे हैव इंट्रासेल्यूलर स्पेस बिटवीन देम। अब इतनी ज्यादा भी नहीं रहती है, बट आपको बताने के लिए मैंने इसको ऐसे बना दिया है। यूजुअली द सेल्स आर कॉम्पैक्ट अ बिट। ठीक है। और इंट्रासेल्यूलर स्पेस इतनी कुछ रहती है। ओके, जितनी यहाँ पे दिख रही है ऐसी कुछ रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एयर फ्लो रहता है बीच बीच में स्पेसिस के, तो वो बना रहता है ताकि हमारी डिफ्यूजन की प्रोसेस चलती रहे। अब देखो जरा क्या हो रहा है कि गैसियस एक्सचेंज जो है अपना डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। कौन सी गैसेस हमको लगेंगी, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है। तो सी डे टाइम में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन बाहर जा रही है, कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, sunlight and chlorophyll all combine to give you glucose and a byproduct that is oxygen. तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली और ऑक्सीजन को बाहर कर दिया डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पैसेजेस हैं, मैंने कहा ये इंश्योर कर रहे हैं कि ओके प्रॉपर एयर फ्लो रहे, हर सेल को अपना क्या बोलते हैं एयर मिले, ऑक्सीजन मिले। ठीक है। अच्छा, और क्या, तो देखो ये डे टाइम की प्रोसेस हो गई फोटोसिंथेसिस की। व्हाई एम आई सेइंग डे टाइम में हो रहा है, क्यों, क्योंकि सन तो डे टाइम में ही आता है ना, तो फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होगी। अब यहां पर देखो नाइट टाइम और डे में भी, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये दोनों दोनों टाइम में होती है। ठीक है, नाइट में भी होती है, डे में भी होती है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन अंदर ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करी जा रही है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर और एनर्जी मिल रही है हमें। लास्ट क्लास में मैंने रेस्पिरेटरी पाथवे भी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कब मिलती है, जब रेस्पिरेशन होता है। कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होएगा, कब, सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन कब होएगा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन ली जा रही है ना, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। कैसा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है। ये नाइट टाइम में भी चलता है और डे टाइम में भी चलता है। ओके, ठीक है। अब सुनो जरा, क्या होता है कि डे टाइम में मेजर इवेंट क्या रहता है, मेजर, या आई शुड राइट इट ओवर हियर। ठीक है, मेजर इवेंट डे टाइम में रहता है O2 का लिबरेशन। ठीक है। वाई O2 का लिबरेशन, क्यों, यहाँ पे CO2 भी तो निकल रही है, ये नाइट और डे दोनों टाइम में हो रहा है, तो वाई नॉट CO2। तो देखो फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तो उसमें देखो इस CO2 को ले लिया जाता है वापस। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि रेस्पिरेशन में जो CO2 बाहर निकल रही है ना डे टाइम में, ठीक है, CO2 जो बाहर निकल रही है रेस्पिरेशन में डे टाइम में, उसको हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इनटेक कर लेते हैं। तो अब अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने इंटेक कर लिया अपने यूज के लिए प्लांट्स में, ठीक है, तो बचा क्या, अब ऑक्सीजन बचा। तो यहाँ पर मेजर इवेंट क्या रहता है, ऑक्सीजन रिलीज। नाइट टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही है, राइट, फोटोसिंथेसिस इज नॉट हैपनिंग, तो ऑक्सीजन रिलीज इज आल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन बनता है। अब नाइट टाइम में मेजर इवेंट क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। और ये कैसे होएगा, ऑक्सीजन इनटेक होएगा, ब्रेकडाउन होएगा ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल टू अ
3 कार्बन मॉलिक्यूल विच वी कॉल इट एज पायरुवेट। इस पायरुवेट को हम माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएंगे और इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास इस अर्थ पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, सबको रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सांस लेने के लिए, राइट। तो हाँ मतलब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो एनाएरोबिक रहते हैं, ठीक है, बट फिलहाल अभी अपन रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है कि ये ऑक्सीजन या एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू मी, हम एयर के एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ओके, मतलब हम ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। एक्वेटिक एनिमल्स के केस में क्या रहता है कि ये कैसा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, कैसी एयर कंज्यूम करेंगे जो वाटर में डिसॉल्व हो, ठीक है। अब पानी में ज्यादा अमाउंट में तो कार्बन सॉरी ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो सकता, राइट, इतने ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं रहेगा, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन तुमको भी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल्स को भी चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे कि क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी है तो वो लोग जल्दी जल्दी सांस लेंगे, उनका ब्रीदिंग रेट जो रहेगा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज्यादा रहेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, क्यों, क्योंकि बार बार उनको ऑक्सीजन लेना है, हर छोटी छोटी देर में उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के केस में क्या रहता है कि एयर में ऑक्सीजन काफी अमाउंट में रहती है, ठीक है, काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहती है, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती, एक बार उन्होंने सांस ली मतलब काफी ज्यादा ऑक्सीजन एक बार में ले ली, ओके। तो इनका जो ब्रीदिंग रेट है इट इज स्लोअर देन दैट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में बात करें फिश की, ओके, तो फिश क्या करती है कि फिश माउथ से वाटर इनटेक करती है एंड इसको अपने गिल्स के थ्रू फोर्स पास करती है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, आपने देखा होगा ना मछली ऐसे 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 करती रहती है पूरे समय, व्हाट इट डज इज इट टेक्स वाटर इनसाइड, और साइड में ना जैसे ये मछली है, ओके, दिस इज अ फिश, यहाँ पर इसका माउथ है अगर तो यहाँ कहीं पे इसकी गिल्स रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, अगर आपने कभी देखा होगा एक्वेरियम वगैरह में, तो यहाँ पर ना उनकी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो ऐसे ऐसे खुलता बंद होता रहता है, ठीक है, कभी ऑब्जर्व करना। तो वो क्या रहते हैं बेसिकली, वहां उस फ्लैप के नीचे ना गिल्स रहते हैं, कुछ के पास फ्लैप रहते हैं, कुछ के पास फ्लैप नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, पानी लिया इन्होंने माउथ से, फिर ये कहाँ गया पानी, इसको पुश किया गया गिल्स की तरफ। गिल्स क्या करते हैं, गिल्स उनके लंग्स की तरह रहते हैं, छोटे रहते हैं, नॉट सो एडवांस लाइक आवर लंग्स, बट गिल्स वैसा ही कुछ पर्पस सर्व करते हैं एंड दे अब्सॉर्ब द मॉइस्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है। अपना ऑक्सीजन अपना अब्सॉर्ब कर लिया इन्होंने, जो भी आपके ब्लड में है वाटर के थ्रू ब्लड में चला गया, ठीक। अच्छा, तो इन्होंने माउथ में वाटर लिया, इसको गिल्स के थ्रू पास किया, अब उसके बाद क्या किया, ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लिया पानी से, ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम वाटर। अब क्या हुआ कि इसको सर्कुलेट कर दिया, क्यों भाई सर्कुलेट क्यों किया, क्योंकि भाई बाकी जो बॉडी के सेल्स हैं उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है, रेस्पिरेशन हो सके, एनर्जी मिल सके, फिशेस को तो कंटिन्यूअसली स्विम करना रहता है, राइट, तो एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो दैट्स वाई, तो ये ऑक्सीजन सर्कुलेट होएगा, रेस्पिरेशन कंटिन्यू होता रहेगा, एनर्जी बनती रहेगी। अच्छा, ये बात हो गई फिश की। Now let's move on to the next topic. अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए जिसमें मोस्टली हमारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो यहां पर हम देखेंगे कि बॉडी में कुछ स्पेशल एडवांसमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब चाहे टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वेटिक हो, एक बात ये सुन लो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वेटिक हो,
सबके बॉडी में ऐसे एडवांसमेंट्स रहेंगे ताकि ऑक्सीजन का अपटेक आसानी से हो सके, ठीक है। एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन किसके लिए होता है, एनहांसमेंट के लिए होता है बॉडी के फीचर्स के, एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स। अब क्या होता है कि सबकी बॉडी में मैंने बोला एडवांसमेंट्स होते रहते हैं, किसके किसके लिए, ताकि ऑक्सीजन का अपटेक अच्छा हो, ठीक है। उनके जो भी रेस्पिरेटरी पाथवे हैं, धीरे धीरे करके हम कहाँ से कहाँ आ गए, ठीक है। फिशेस का उतना अच्छा रेस्पिरेशन नहीं रहता है, एंड इफ वी गो ऑन टू सम हायर एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, हम ह्यूमन बींग्स को ही देख लो, मैमल्स को देख लो, बाकी के सारे, तो हम देख सकते हैं कि एक एडवांसमेंट हुआ है। तो ये एडवांसमेंट किस लिए हुआ है, ताकि ऑक्सीजन का अपटेक आसानी से हो सके, एफिशिएंटली हो सके, ओके। अच्छा, अब मैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात कर रही थी, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ता है, जो हमारे एनिमल्स रहते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए रहता है, राइट, ऑक्सीजन चाहिए रहता है। तो क्या रहता है कि अब जो सरफेस रहती है उसकी भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए सरफेस की, जो हम यूज कर रहे हैं किसमें, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू के लिए, ठीक है। तो क्या रहता है, सबसे पहला कि सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम डिफ्यूजन की प्रोसेस की बात करें, अगर हम डिफ्यूजन की प्रोसेस की बात करें, मैंने दो सरफेस ली, एक सरफेस 1 और एक सरफेस 2। तो अब देखो यहां पर गैस एक्सचेंज कितना हो रहा है, इतना समझ लो, नंबर ऑफ एरोज अकोमोडेटेड इधर पे हमारा गैस एक्सचेंज बता रहा है। यहां पर देखो कितना गैस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर सरफेस 1 में, ठीक है, ज्यादा गैस एक्सचेंज हो रहा है एज कंपेयर टू सरफेस 2। वाई, बिकॉज यहाँ का जो सरफेस एरिया है इस वाली पहली सरफेस का, ये ज्यादा है, इसलिए डिफ्यूजन का रेट भी क्या होएगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का रेस्पिरेटरी पाथवे है, उस पाथवे की कुछ कुछ खासियत होनी चाहिए। क्या क्या, देखो जरा, पहली बात तो सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। सबसे पहला तो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, वी विल अप्लाई दिस नॉलेज, ओके, वी विल अप्लाई दिस नॉलेज आगे के जो मैं पढ़ाऊंगी सेक्शंस वो उसमें, ठीक है। अच्छा, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, और क्या, ये जो लाइनिंग रहती है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग रहती है, इट इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। कैसी रहती है, बहुत ज्यादा फाइन और डेलिकेट रहती है, लिख दो, वेरी फाइन एंड डेलिकेट, ठीक है। वाई इट शुड बी फाइन एंड डेलिकेट, तो उसका रीजन समझो। क्या होता है कि ये जो फाइन और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, अब देखो फाइन मतलब पतली रहेगी, अब पतली रहेगी तो ऑब्वियस ही बात है डेलिकेट रहेगी। आपकी बॉडी में कोई ऐसा रिजिड बैरियर तो है नहीं अंदर, राइट, ओके। तो फाइन और डेलिकेट रहेगी, पतली रहेगी, डेलिकेट रहेगी, तो क्या होएगा, इससे जो एक्सचेंज रहेगा गैसेस का, ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। फाइन मेम्ब्रेन रहेगी तो गैसेस को ज्यादा बैरियर्स पार करके नहीं जाना पड़ेगा, इट विल बी इजी, गैसियस एक्सचेंज विल बी इजी। तो इसलिए जो आपके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसको फाइन और डेलिकेट होना चाहिए। अब क्या, आपकी ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना, ये बहुत सारे पैसेजेस, मतलब जो एयर है आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरफ बहुत से पैसेजेस से होने के बाद वहां पर पहुंचती है, ठीक है। तो लिख दो कि एयर reaches
membrane after traveling through passages, ठीक है, या इसको एयरवेज भी कहते हैं, जहां से हवा जा रही है, हवा का रास्ता एयरवेज। ओके, ऐसा क्यों होता है कि आपको पैसेजेस की जरूरत पड़ रही है? तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये नेक्स्ट पॉइंट में दे रही हूं मैं, या मतलब एक तरीके से लॉजिक, ठीक है। तो ये जो आपकी सरफेस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस है या मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन या सरफेस is placed deep inside the body, deep inside the body, ठीक है। अब जब मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा अंदर प्लेस्ड है, ओके, एंड इट इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, ऑब्वियस ही बात है, जब फाइन और डेलिकेट है तो उसको बहुत अंदर प्लेस करके रखना चाहिए आपको। भाई कोई भी अमीर इंसान है अगर, तो उसके लिए उसका सबसे वीक पॉइंट क्या रहेगा? पैसा रहेगा। उसको अपने पैसे को हम सुरक्षित रखना है, छुपा कर रखना है, राइट। तो वो क्या सेफ यूज करेगा, लॉकर यूज करेगा। तो वो लॉकर कहाँ रहेगा? हाउस के सबसे अंदर रहेगा। ओके, तो सिमिलरली हम इंसान लोग को मतलब इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनाया गया है कि हमारी जो फाइन और डेलिकेट सी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसको हम बॉडी के सबसे अंदर रखेंगे ताकि उसको जरा सा भी हार्म ना हो, राइट। सारे उसके अराउंड बैरियर्स रहेंगे ताकि कोई भी इंफेक्शन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, एनीथिंग, ओके, एनी एब्रेसिव, कुछ भी उस तक कांटेक्ट ना कर पाए। एंड बिकॉज इट इज सीटेड इनसाइड, तो हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पैसेजेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमको पैसेजेस की जरूरत पड़ेगी ताकि वो जो अंदर के तरफ जो हमारी मेम्ब्रेन प्लेस्ड है उधर तक एयर पहुंचाई जा सके, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड पैसेजेस, एयर पैसेजेस, ठीक है। और क्या रहता है हमारे पास? मैकेनिज्म रहता है, ओके, या ये इसको अलग पॉइंट में लिख लो, ये क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। या रेस्पिरेटरी यहाँ पे सुनो सरफेस हटाकर पैसेज लिख दो, क्या लिख दो? पैसेज लिख दो, देन दिस पॉइंट कैन कम इनसाइड इट। यहाँ पे आपका आ जाएगा लार्ज सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, फाइन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन। नाउ इट मेक सेंस, ठीक है, ओके। अब आपकी बॉडी में और क्या चीज है? तो आपकी बॉडी में मैकेनिज्म रहते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में मैकेनिज्म रहते हैं, किस लिए रहते हैं मैकेनिज्म? एयर को इन आउट करने के लिए, ठीक है। एयर कम्स इन, गोज आउट। इसके लिए बॉडी में मैकेनिज्म रहते हैं, क्या? फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज अ मैकेनिज्म ना, फिजिकल प्रोसेस होती है ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है बताओ जरा मुझे, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? ओके गुड, हाँ ये मैंने पढ़ाया था एकदम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या रहती है? फिजिकल प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? सिर्फ इनहेलेशन एक्सहेलेशन रहता है। बट व्हाट डज रेस्पिरेशन मीन? तो रेस्पिरेशन में वो सारी प्रोसेस आ जाती है जो आपकी इनहेलेशन के बाद होती हैं और एक्सहेलेशन के पहले होती हैं, ठीक है। वो सारी केमिकल प्रोसेसेस, ऑक्सीजन का एक्सचेंज थ्रू वेरियस सर्फेसेस इन योर बॉडी, ठीक है, ये सब आ जाता है। ओके, एयर कम्स इन एंड गोज आउट, इसके लिए भी मैकेनिज्म रहते हैं। मतलब एक पूरा सेटअप रहता है, अच्छा सा स्ट्रक्चर रहता है, तगड़ा सा। ओके, चलो लिख लो। ओके, नाउ वी विल सी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर ये ह्यूमन बीइंग है तो यहाँ पर इसका नोज आएगा। ओके, तो इधर नोज में आपके नॉस्ट्रल्स रहते हैं। सबसे पहले क्या रहते हैं? नॉस्ट्रल्स रहते हैं, ठीक है। एंड दीज नॉस्ट्रल्स लीड यू टुवर्ड द नेजल पैसेज, ठीक है। कहां पर लीड करते हैं ये आपको? नेजल पैसेज की तरफ। अच्छा, ये हो गया नेजल पैसेज। अब नेजल पैसेज से कहा जाएंगे? तो बेटा देखो यहाँ पर, ये देखो ये क्या है? ये आपका ये बक्कल कैविटी है। ओके, दिस इज योर बक्कल कैविटी या माउथ, ठीक है। अब यहां से यहाँ पे देखो ये थ्रोट आ गया यहाँ पर, है ना। थ्रोट आ गया। यहाँ पर क्या रहता है? यू ऑल नो एडम्स एप्पल रहता है यहाँ पर, ठीक है। और क्या रहता है? वॉइस बॉक्स रहता है यहाँ पर, है ना। तो ये जो पोर्शन है इसको आप लेबल कर दोगे लैरिंग्स की तरह, ठीक है। व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज नथिंग बट योर वॉइस बॉक्स। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स। क्या आता है? फेरिंग्स। इसको याद कैसे रखोगे कि पहले कौन आता है? लैरिंग्स आता है कि फेरिंग्स आता है? तो एबीसीडी पता है भाई, एबीसीडी में एल पहले आता है, पी बाद में आता है। ओके, ऐसे याद रख लेना। अच्छा, ये क्या है बेटा? तो यहाँ पर ये जो है ये आपका ट्रैकिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? ट्रैकिया। ये हम रेस्पिरेटरी पाथवे पढ़ रहे हैं। ओके, दिस इज नोन एज योर ट्रैकिया। और यहाँ पर ना ये बोन से ढका हुआ रहता है। ये जो पैसेज है ना ये यहाँ पर बोन से ढका हुआ रहता है। यहाँ तक तो देर इज दिस क्या बोलते हैं आपका नेजल पाथवे एंड दिस इज योर लोअर जॉ, ठीक है। ये आपका लोअर जॉ है। यहाँ पर आपका आ गया लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये अपना बोन, बड़ा सा बोन। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये कार्टिलेज की रिंग्स रहती है इधर पे, ठीक है। बोन एंड कार्टिलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। बोन कैसी रहती है? हार्ड रहती है। बट कार्टिलेज कैसा रहता है? सॉफ्ट रहता है, पैलेबल रहता है। जैसे ये आपका ईयर लोब को अगर आप ऐसे प्रेस करोगे या फोल्ड करोगे, इट फोल्ड्स, ठीक है। नोज के टिप पे आपके कार्टिलेज रहता है, तो दैट्स हाउ कार्टिलेज इज। तो यहाँ पर ये कार्टिलेज की जो रिंग्स रहती हैं ये क्या इंश्योर करती हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, ठीक है, ये इसको कहीं से डैमेज ना हो। तो ये कैसी रहती है? इनकम्प्लीट रहती है, सी शेप्ड रहती है। अच्छा, अब आफ्टर ट्रैकिया क्या होता है कि ये डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में। ओके, जो अपना ट्रैकिया है वो पाथवे को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है एंड दिस इज नोन एज ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई कहते हैं हम इसको। ब्रोंकाई इंटर्न और छोटे छोटे से उसमें डिवाइड हो जाता है पाथवेज में, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कह रहे हैं हम? ब्रोंकियोल्स कह रहे हैं। एंड ब्रोंकियोल्स जो रहती है वो और छोटे छोटे पैथवेज में डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो एंड में आपको ये छोटे छोटे से पैथवे दिखेंगे विच इज कनेक्टेड बाय अ बलून लाइक स्ट्रक्चर एंड इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एल्वियोलाई। क्या कहेंगे हम? एल्वियोलाई। ओके, दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोलाई। ये टर्मिनल स्ट्रक्चर रहता है, इसके बाद और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। यहां पर देखो नीचे, यहां पर देखो ये हो गए आपके रिब्स, ठीक है, ये हो गए आपके रिब्स। दिस इज योर डायफ्राम, ठीक है, दिस इज योर डायफ्राम। तो इससे क्या होता है बेटा? जो आपका रेस्पिरेटरी पाथवे है ये इसको एयरटाइट बना देता है। जैसे एयरटाइट कंटेनर होता है ना, ढक्कन लगा दिया तो ये नीचे से ढक्कन लगता है, ठीक है। एंड दिस ढक्कन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। और ये ढक्कन कैसा रहता है? फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। अब मुझे एक बात जरा बता दो कि वाई इज द, अब यहाँ पर मैं एक और लेबलिंग कर दूं। ये है आपका राइट लंग, ये है आपका राइट लंग एंड दैट इज योर लेफ्ट लंग, ठीक है। मैं ऑपोजिट तरफ क्यों लिखवा रही होंगी तुम ये सोच रहे होगे, ठीक है, कि भाई लेफ्ट हैंड तो मेरा ये है जहां पे मैं घड़ी पहनती हूँ, राइट। लेफ्ट हैंड ये है तो मैं लेफ्ट उधर पे क्यों लिखवा रही हूँ? तो वो समझ लो तुम डॉक्टर हो, ठीक है, समझ लो तुम डॉक्टर हो। तो तुम्हारे सामने जो पेशेंट लेटा रहेगा उसका लेफ्ट तो तुम्हारे राइट की तरफ रहेगा ना,
है ना। तो जब बायोलॉजी पढ़ते हो तो सामने वाले के हिसाब से पढ़ते हैं, अपने हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे डॉक्टर साहब अपना लेकर गए, क्या बोलते हैं उसको, स्कैल्पेल लेकर गए और इधर पे है आपका इंजरी तो उधर पे काट दिया, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, दैट इज व्हाई यहाँ पर लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है। नाउ टेल मी व्हाई इज द लेफ्ट लंग स्मॉलर देन द राइट लंग। चलो चलो, जब तक मैं यहाँ पर पाथवे लिख रही हूँ मुझे बताओ, टेल मी व्हाई इज द लेफ्ट लंग स्मॉलर देन द राइट लंग। बताओ। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लॉजिक लगाओ थोड़ा, अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा ध्यान करो, क्या कहाँ पे होता है, क्या कोई एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट रहती है जो यहाँ पर मैंने डायग्राम में नहीं बनाई है। कम ऑन, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, हार्ट, हार्ट क्या रहता है यहाँ पर, हल्का सा टिल्टेड रहता है लेफ्ट की तरफ, यहाँ लेफ्ट की तरफ नहीं रहता है पूरा, ठीक है, कि यहाँ पर तुम हार्ट बना दो, इधर पे नहीं रहता है हार्ट। हार्ट इज इन द मिडल बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसलिए लेफ्ट लंग जो रहता है इट इज स्मॉलर देन द राइट लंग टू अकोमोडेट द हार्ट। अब देखो यहाँ पर मैं फ्लो चार्ट लिख रही हूँ आपका रेस्पिरेटरी पैथवे का, ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट लिख दिया, तो क्या नोस्ट्रल से चालू किया, नेजल पैसेज में गए, वहां देखते जाना डायग्राम में, फिर आया क्या, लैरिंग्स आया, फिर आया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद यू गेट टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ब्रोंकाई, ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई राइट ब्रोंकाई जो रिस्पेक्टिव लंग्स में जाती है। ब्रोंकाई के बाद और छोटी छोटी सी गलियां आ जाती है, मेन रोड के बाद जैसे गलियां जाती है, refers to bronchiole, and bronchiole के बाद एंड में you have alveoli, ठीक है, एंड में you will have alveoli। तो this is your respiratory passage का pathway। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ respiratory pathway। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर क्लास एंड करते हैं। इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से और पुराना भी रिवाइज करते चलना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, इंटेक्स क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट करो, एमसीक्यू जहां पे भी तुमको क्वेश्चन मिल रहा है, ताकि अपने नॉलेज को तुम टेस्ट कर सको, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है, पढ़ाई करो, मस्ती करो, बाय बाय।